नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में और जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इतिहास के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में कब आया था, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की पहले कौन सी बिल्डिंग थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपना सारा कामकाज पहले कौन सी बिल्डिंग से करता था इस बिल्डिंग में आने से पहले। इसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट की इनॉग्रेशन प्रोसीडिंग के बारे में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की इनॉग्रेशन प्रोसीडिंग कहाँ पर हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की इनॉग्रेशन प्रोसीडिंग में कौन कौन शामिल हुआ था। ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो इतिहास है बहुत ही खूबसूरत है। जब आप देखेंगे इस वीडियो को पूरा तो आपको समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और वीडियो में बन रही है और वीडियो को एंड तक देखिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में 26 जनवरी 1950 को आया था और यह तिलक मार्ग न्यू दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट इस नई बिल्डिंग में आने से पहले अपना सारा फंक्शन पार्लियामेंट की बिल्डिंग से किया करता था। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का जो गुंबज है उसकी हाइट 27.6 मीटर है और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा कोलोनेटेड बरामदा भी है। कोलोनेटेड का मतलब होता है पिलर्स, यानी कि स्तंभ। इस फोटो में जो आप पिलर्स देख रहे हैं इसका मतलब यही होता है। सुप्रीम कोर्ट में आपको विजिट करने के लिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आपको घूमने के लिए इसके मेन गेट से आपको एक विजिटर पास लेने की आवश्यकता पड़ेगी। हमारा देश 26 जनवरी 1950 को सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया था और इसके सिर्फ 2 दिन बाद ही 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से अस्तित्व में आ गया था। सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन पार्लियामेंट बिल्डिंग में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। पार्लियामेंट का मतलब होता है पार्लियामेंट हाउस, यानी कि जहां पर लोकसभा और राज्यसभा है। सुप्रीम कोर्ट के एग्जिस्टेंस में आने से पहले फेडरल कोर्ट हुआ करती थी, जो कि उस समय के प्रिंसेस के चैम्बर यानी कि सदनों में हुआ करती थी। फेडरल कोर्ट 1937 से 1950 के बीच 12 वर्षों के लिए थी, क्योंकि 1950 में सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में आ गया था। आइए अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सबसे खूबसूरत इतिहास के बारे में, यानी कि इसके इनॉग्रेशन प्रोसीडिंग के बारे में कि इसका इनॉग्रेशन प्रोसीडिंग कैसे हुआ था, कहां पर हुआ था, कौन कौन इस प्रोसीडिंग में शामिल था। ये सारी बातें जानते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन प्रोसीडिंग साधारण तो था लेकिन बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव था। ये इनॉग्रेशन प्रोसीडिंग सुबह 9:45 पे स्टार्ट हुई थी, जब फेडरल कोर्ट के जजेस ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिस्टर एच.जे. कानिया एंड जस्टिस सैयद फजल अली, मिस्टर पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन, बिजन कुमार मुखर्जी एंड एस.आर. दास ने अपनी अपनी सीट ले ली थी। इसके अलावा इस प्रोसीडिंग में वहां पर कई राज्यों के हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी आए थे, जैसे कि हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, बॉम्बे, मद्रास, ओडिशा, असम, नागपुर, पंजाब, सौराष्ट्र, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स, यूनियन, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत और ट्रेवनकोर यानी कि कोचीन। इनके अलावा वहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एम.सी. सीटलवाड, एडवोकेट जनरल ऑफ बॉम्बे, मद्रास, उत्तर प्रदेश, बिहार, ईस्ट पंजाब, उड़ीसा, मैसूर, हैदराबाद एंड मध्य भारत, मतलब इन सभी राज्य के एडवोकेट जनरल वहां मौजूद थे। इनके अलावा वहां पर भारत के प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री भी मौजूद थे, अम्बेसडर्स, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फॉरेन स्टेट और दूसरे कई बड़े एडवोकेट्स भी वहां पर मौजूद थे। इसके बाद इस बात का ध्यान रखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को पब्लिश किया जाए और फेडरल कोर्ट के सभी एडवोकेट्स और एजेंटों के नाम सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पर लाए गए। इसके साथ ही इनॉग्रेशन प्रोसीडिंग का समापन हुआ और इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड का पार्ट बनाया गया। 28 जनवरी 1950 को इनॉग्रेशन प्रोसीडिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना सारा कामकाज पार्लियामेंट हाउस के एक पार्ट से शुरू कर दिया और सुप्रीम कोर्ट अपनी नई बिल्डिंग में 1958 में यानी कि 1958 में आई थी। यदि आप सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को ध्यान से देखें तो यह न्याय के तराजू को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के 3 विंग है, एक सेंट्रल विंग है, एक ईस्ट और एक वेस्ट विंग है। जो सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का सेंटर विंग है उसे आप एक तराजू का सेंटर बीम मान सकते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का ईस्ट और वेस्ट विंग है उसे 1979 में ऐड किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के सभी विंग के कोर्ट रूम को मिलाकर टोटल 15 कोर्ट रूम हैं और सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी जो कोर्ट रूम है वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है, जो कि सेंट्रल विंग के बिल्कुल सेंटर में है। 1950 में सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन चीफ जस्टिस के अलावा 7 अदर प्यून जजेस के साथ किया गया और जजेस की संख्या बढ़ाने की जिम्मेवारी पार्लियामेंट को सौंप दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिश होने के शुरुआती दिनों में सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस साथ बैठकर केसों की सुनवाई किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे इनका काम बढ़ता गया वैसे वैसे जो जजों की संख्या है वो पार्लियामेंट बढ़ाती गई, जो कि बहुत ज़रूरी था। ये संख्या 1950 में 8 थी, जो कि 1956 में ये 11 हो गई, 1960 में 14, 1978 में 18 और 1986 में 26 हो गई थी और अब यह संख्या 33 है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर 34 होती है। और जैसे जैसे जजों की संख्या बढ़ती गई उन्होंने छोटे छोटे बेंच में बैठकर केस को सुनना शुरू कर दिया, जैसे कि 2 जज बेंच, 3 जज बेंच। जज बेंच का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने जज वहाँ पर बैठे हुए हैं
उतने जज बेंच की सीटिंग है। जैसे मान लो जो जज हैं वो 2 बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर 2 जज बेंच की सीटिंग है वो। और वो बड़ी बेंच में तभी बैठते हैं जब इसकी आवश्यकता होती है, जैसे कि 5 जज बेंच, 9 जज बेंच या इससे ज़्यादा भी। जैसे कि 1973 में एक केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में 13 जजेस की बेंच ने केस को डिसाइड किया था, जो कि अब तक की सुप्रीम कोर्ट की सबसे लार्जेस्ट बेंच रही है। इसके अलावा और भी कई केस हैं जिनमें बड़ी बेंचें बैठी हैं। हमारे संविधान का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को कई प्रकार से सुनिश्चित करना है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को ऐसे ही रिमूव नहीं कर सकते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है। तो आइए अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट का ऑर्डर जरूरी होता है, लेकिन पहले उस ऑर्डर या प्रपोजल को पार्लियामेंट के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पेश करना जरूरी है। वहाँ पर उसे पढ़कर सुनाया जाएगा और फिर उस पर वोटिंग कराई जाएगी। जिस भी हाउस में वोटिंग होगी उस हाउस के टोटल मेंबरशिप के मेजॉरिटी मेंबर्स द्वारा वो सपोर्टेड होना चाहिए, और साथ ही साथ जितने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पर और वोट कर रहे होंगे उनका 2/3 मेंबर द्वारा भी वो सपोर्टेड होना चाहिए। और उसी सेशन में प्रेसिडेंट को वो ऑर्डर प्रेजेंट किया जाएगा रिमूव के लिए। और किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को सिर्फ मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी ग्राउंड पर ही रिमूव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज 65 वर्ष होती है। और आइए अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, यानी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन है सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहता है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि वो हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल एज ए जज रह चुका हो, या फिर इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति 10 साल किसी हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करता है तो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए वो एलिजिबल है। या फिर हमारे देश के ऑनेबल मिस्टर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वह पर्सन एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए, तब वो व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल होगा। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट थी जो कि सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में जज है तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट में एज ए एडहॉक जज अपॉइंट कर सकते हैं। और जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बन गया वो फिर इंडिया में कहीं पर भी किसी भी कोर्ट में एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। और जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है वो सिर्फ इंग्लिश में होती है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966 आर्टिकल 145 के तहत तैयार किया गया था सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस और प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए। तो दोस्तों, ये था सुप्रीम कोर्ट का इतिहास जिसको हमने जाना, और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हमें कोई ऐसी ही वीडियो में।